नमस्कार। आज हम भारत के उन 43 अनमोल खजानों की बात करने वाले हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। लेकिन ये सिर्फ पुरानी इमारतों और जगहों की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की हजारों साल की कहानी है जो पत्थरों, जंगलों और शहरों में लिखी हुई है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन 43 जगहों की एक पूरी यात्रा कराते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये गिनवाना नहीं है कि कौन सी जगह कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि ये जगहें भारत की पहचान के बारे में क्या बताती हैं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनेस्को किसी जगह को मतलब विश्व धरोहर क्यों चुनता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, यूनेस्को का मिशन बहुत सीधा सा है। दुनिया की उन खास जगहों को पहचानना और बचाना जो पूरी इंसानियत की साझी विरासत है। साझी विरासत। हाँ, ये सांस्कृतिक भी हो सकती हैं और कुदरती भी। अगर दुनिया भर में देखें तो 1150 से भी ज्यादा ऐसी जगह हैं। 1150। और इस ग्लोबल मैप पर भारत कहाँ नजर आता है? यही बात दिलचस्प हो जाती है। इटली 60 स्थलों के साथ पहले और चीन 59 के साथ दूसरे नंबर पर है। और भारत? भारत 43 स्थलों के साथ दुनिया में छठे नंबर पर आता है। छठे नंबर पर, वाह। हाँ, और ये संख्या अपने आप में मतलब भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक गहराई का सबूत है। इन 43 जगहों को समझने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा कि इस विरासत के कह सकते हैं 3 अलग-अलग रंग हैं। सही। पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी है सांस्कृतिक। इसमें हमारे 35 स्थल हैं। 35? जी। किले, मंदिर, मकबरे, गुफाएं, यहाँ तक कि पूरे पूरे शहर, ये इंसान की कारीगरी और सोच के बेहतरीन नमूने हैं। अच्छा, और दूसरी? दूसरी कैटेगरी है प्राकृतिक, जिसमें 7 जगह हैं। ये हमारे जंगल, पहाड़ और नेशनल पार्क हैं जो धरती की कहानी सुनाती हैं। और तीसरी, वो सबसे खास है। हाँ, तीसरी है मिश्रित कैटेगरी, जिसमें सिर्फ एक ही स्थल है जहाँ कुदरत और संस्कृति एक दूसरे में इस तरह घुल-मिल गए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कमाल है। तो फिर इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भारत की कहानी इस लिस्ट में शुरू हुई। बिल्कुल। वो पहली लहर कौन सी थी और भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी थी? भारत की एंट्री 1983 में एक साथ 4 धमाकों के साथ हुई। 4 एक साथ? हाँ, 2 मुगल वास्तुकला के शिखर और 2 प्राचीन भारत के चट्टानी कला के अजूबे। पहले 2 थे आगरा का ताजमहल, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, और उसी के पास खड़ा आगरा का किला। आगरा का किला तो अपने आप में एक पूरा शहर है। बिल्कुल। और बाकी 2 महाराष्ट्र से थे, जहां पहाड़ों को तराश कर कला बना दी गई। अजंता और एलोरा। सही। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, जहां दीवारों पर बने चित्र हमें 2000 साल पहले की दुनिया में ले जाते हैं, और एलोरा की गुफाएं। एलोरा की बात ही अलग है ना? वहां एक ही जगह पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएं हैं। और कैलाश मंदिर, सोचिए, एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर एक मंदिर बना दिया गया। अरे वाह, मतलब कोई जोड़ तोड़ नहीं, एक ही पत्थर से? एक ही पत्थर का अजूबा है वो। कमाल है। मतलब यूनेस्को ने पहले ही झटके में भारत की 2 सबसे बड़ी ताकतों को पहचान लिया। कौन सी 2? एक तरफ मुगलों की शानो शौकत और दूसरी तरफ भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक और कलात्मक गहराई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही विविधता भारत की असली पहचान है। इसके ठीक बाद 1984 से 86 के बीच इस लिस्ट में और कई नगीने जुड़े। जैसे ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जो असल में पत्थर से बना एक विशाल रथ है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। या फिर कर्नाटक में हम्पी के खंडहर। हम्पी की कहानी तो बहुत दिलचस्प है। वो एक पूरे साम्राज्य की राजधानी थी जो आज खंडहरों में जी रही है। क्या खास था उसमें? हम्पी विजयनगर साम्राज्य का दिल था। आज जब आप वहां जाते हैं तो वो खंडहर आपको एक खोए हुए शहर की कहानी सुनाते हैं। और वो म्यूजिकल पिलर्स भी तो वही है ना? बिल्कुल। वहां के विट्ठल मंदिर में पत्थर के वो खंभे हैं जिन्हें थपथपाने पर संगीत की धुनें निकलती हैं। या वो पत्थर का बना रथ जो आज भी वहीं खड़ा है। हम्पी सिर्फ एक स्मारक नहीं, एक एहसास है कि वक्त कितना ताकतवर हो सकता है। तब तक हमने किले, मंदिर और गुफाओं की बात की, लेकिन विरासत का मतलब सिर्फ पुरानी चीजें तो नहीं होता। 1980s के दशक के बाद क्या इस सोच में कोई बदलाव आया? बिल्कुल आया। 1987 से एक नई लहर शुरू हुई, जहां पहली बार भारत की कुदरती खूबसूरती को भी वैश्विक पहचान मिली। अच्छा, तो यहाँ से प्रकृति की एंट्री होती है? हाँ, 1987 में लिस्ट में शामिल हुआ पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और रॉयल बंगाल टाइगर का इकलौता घर जहां बाघों ने तैरना सीख लिया है। ये तो बहुत ही अलग बात है। और इसी दौर में कुछ और भी बहुत खास चीजें जुड़ी, जैसे भारत के पहाड़ी रेलवे,
ये ट्रेनें क्यों इतनी खास हैं कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज माना गया? क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, ये इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। सोचिए 19वीं सदी में बिना आज की टेक्नोलॉजी के दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला के पहाड़ों को काटकर घुमावदार रास्ते बनाकर रेल लाइनें बिछाई गईं। एक तरह से ये उस दौर की इंजीनियरिंग का शिखर था। बिल्कुल, ये ट्रेनें सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ती थीं, बल्कि उन्होंने पूरे पहाड़ी इलाकों की अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। ये उस इंसानी जज्बे की कहानी भी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और दिल्ली के 2 नगीनों को भी इसी दौर में जगह मिली है ना, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। हाँ, 1993 में कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं, बल्कि दिल्ली पर जीत का 73 मीटर ऊंचा ऐलान है। और हुमायूं का मकबरा, उसे तो ताजमहल की प्रेरणा कहते हैं। सही, उसे आप ताजमहल का प्रोटोटाइप कह सकते हैं। भारत में पहली बार वो 4 बाग वाला स्टाइल, यानी 4 हिस्सों में बटा बगीचा और वो विशाल गुंबद यहीं देखने को मिला, जो बाद में ताजमहल की पहचान बना। इसी दौर में एक और दिलचस्प जगह जुड़ी, जो शायद सबसे पुरानी है, भीमबेटका। वहां ऐसा क्या है? भीमबेटका हमें सीधे पाषाण युग में ले जाता है। पाषाण युग? हाँ, ये मध्य प्रदेश में चट्टानों के घर हैं, जिनकी दीवारों पर 10,000 साल से भी पुराने चित्र बने हैं। 10,000 साल? जी, उन चित्रों में शिकार, नाच गाना और उस समय की जिंदगी दिखती है। ये भारत की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी है, जो हमें बताती है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और क्या सोचते थे। तो अब तक हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत की बात की, लेकिन 21वीं सदी में आकर विरासत की परिभाषा कैसे बदली? क्या कोई आधुनिक इमारत भी धरोहर बन सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। 21वीं सदी में यूनेस्को ने माना कि विरासत सिर्फ अतीत में नहीं जीती। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 2016 में चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को मिला दर्जा। ली कॉर्बुजियर वाला? हाँ, जिसे ली कॉर्ब्यूजियर ने डिजाइन किया था। ये इमारतें आजाद भारत के सपनों, उसके लोकतंत्र और भविष्य को लेकर उसकी सोच का प्रतीक है। ये पत्थर और कंक्रीट में लिखी एक मॉडर्न कविता है। और इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव आया। अब सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे शहरों को धरोहर का दर्जा मिलने लगा। सही कहा। 2017 में अहमदाबाद भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज शहर बना। अब सवाल उठता है कि एक जीते जागते भीड़ भाड़ वाले शहर को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। ये किसी किले या मकबरे जैसा तो है नहीं, इसे आप रात में ताला लगाकर बंद कर दें। बिल्कुल। अहमदाबाद की खासियत उसकी पोल संस्कृति है। पोल संस्कृति? ये पुराने शहर के वो मोहल्ले हैं जहां आज भी समुदाय एक परिवार की तरह रहता है। वहां के लकड़ी के बने घर, सामुदायिक चौक और जिंदगी जीने का वो तरीका, यूनेस्को ने उस जीवंत विरासत को सम्मान दिया है। अच्छा। इसके बाद 2019 में जयपुर शहर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, को भी यही दर्जा मिला। और मुंबई भी तो इस लिस्ट में है, अपनी 2 अलग-अलग स्टाइल की इमारतों के साथ। हाँ, मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत दिलचस्प। समझाइए जरा। एक तरफ है विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल की इमारतें, जैसे हाई कोर्ट और CSMT स्टेशंस, आप जानते हैं, वो ऊंची ऊंची मेहराबें, नोकदार खिड़कियां और ऐसी बारीक नक्काशी जो किसी महल जैसी लगती है। सही। और ठीक उनके सामने मरीन ड्राइव पर है आर्ट डेको स्टाइल की इमारतें, जिनकी पहचान है साफ सुथरी सीधी लाइनें, गोल बालकनी और एक मॉडर्न लुक। तो एक तरफ 19वीं सदी, दूसरी तरफ 20वीं सदी। बिल्कुल। और एक ही शहर में वास्तुकला का ऐसा संगम दुनिया में और कहीं नहीं है। वाकई ये लिस्ट रुकी नहीं है, ये आज भी बढ़ रही है। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि हाल फिलहाल में, मतलब 2021 के बाद, कौन सी नई जगहें जुड़ी हैं? क्या इससे कोई नया ट्रेंड दिख रहा है? हाँ, हाल की एंट्रीज बहुत कुछ बताती हैं। 2021 में तेलंगाना का रामप्पा मंदिर लिस्ट में आया। रामप्पा मंदिर? इसकी खास बात यह है कि इसका नाम राजा के बजाय इसके बनाने वाले शिल्पी रामप्पा के नाम पर है। एक मिनट, मंदिर का नाम उसके आर्किटेक्ट के नाम पे? ये तो बहुत अनोखी बात है। यही तो इसे खास बनाता है। ये कारीगर को दिया गया सम्मान है। ये मंदिर ऐसी तकनीक से बना है कि भूकंप में भी इसे नुकसान नहीं पहुंचता, और इसकी कुछ ईंटें पानी में तैरती हैं। क्या बात है। उसी साल गुजरात की धोलावीरा साइट भी जुड़ी। अच्छा, हड़प्पा वाली साइट? जी, ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जो रेगिस्तान के बीच बसा था। वहां के लोगों ने आज से 5000 साल पहले पानी बचाने और जमा करने का ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया था जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। ये दिखाता है कि विरासत सिर्फ कला नहीं, ज्ञान और विज्ञान भी है। और सबसे नए सदस्य कौन है 2023 और 2024 के? 2023 में 2 जगह जुड़ी। एक पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का। बिल्कुल, ये शिक्षा और कला का एक अनूठा केंद्र है। और दूसरा कर्नाटक के होयसल मंदिर। इन मंदिरों की पत्थर की नक्काशी इतनी बारीक है जैसे किसी ने पत्थर पर नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी पर काम किया हो। वाह। और सबसे नया 43वां? सबसे नया 43वां स्थल 2024 में जुड़ा है असम से अहोम राजवंश के मोइडम। ये शाही कब्रिस्तान है
जिन्हें असम के पिरामिड भी कहा जाता है। असम के पिरामिड? हाँ, ये दिखाता है कि भारत के उत्तर पूर्व की अनूठी विरासत को भी अब पहचान मिल रही है। ये एक अविश्वसनीय यात्रा है। हमने सांस्कृतिक स्थलों की इतनी गहराई से बात की, अब थोड़ा ध्यान भारत की प्राकृतिक धरोहरों पर देते हैं। हमारे पास 7 ऐसी जगह है, वो कौन सी हैं और क्या बताती हैं? ये 7 जगह भारत की कुदरती दौलत का खजाना है। असम में 2 हैं, काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे का घर है, और मानस जहां बाघ से लेकर जंगली भैंसे तक मिलते हैं। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसे आप प्रवासी पक्षियों के लिए एक 5 स्टार होटल कह सकते हैं, जहां सर्दियों में साइबेरिया से मेहमान आते हैं। बिल्कुल, हजारों मील उड़कर। और हिमालय में भी तो कुछ जगह हैं। हाँ, उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी है, एक ऐसी जन्नत जहां हर रंग के जंगली फूल खिलते हैं। और फिर है पश्चिमी घाट। ये तो बहुत विशाल इलाका है। हाँ, ये कोई एक पार्क नहीं बल्कि महाराष्ट्र से केरल तक फैली एक पूरी पर्वत श्रृंखला है। इसे आप भारत का बायोलॉजिकल सुपर हाईवे या मॉनसून इंजन समझ सकते हैं। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। अब आते हैं उस अकेली मिश्रित धरोहर पर, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसे मिश्रित क्यों कहते हैं? कंचनजंगा को मिश्रित का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि यहाँ प्रकृति और आस्था एक हो जाते हैं। प्रकृति और आस्था। हाँ, एक तरफ ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का घर है, जहाँ जबरदस्त ग्लेशियर, झीलें और जंगल है। ये इसका प्राकृतिक पहलू हुआ। और सांस्कृतिक? दूसरी तरफ सिक्किम के स्थानीय बौद्ध समुदायों के लिए ये पूरा इलाका एक पवित्र भूमि है। उनके लिए यहाँ का हर पहाड़, हर गुफा, हर झील पूजनीय है। ये मान्यताएं इस लैंडस्केप को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ देती हैं। अच्छा। जब कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती और इंसान की गहरी आस्था ऐसे मिल जाए तो बनती है एक मिश्रित धरोहर। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये 43 जगह हैं, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित, सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारी पहचान के स्तंभ हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। लेकिन ये सिर्फ अतीत का गौरवगान नहीं है, ये आर्थिक रूप से भी जरूरी है। हाँ, ये आर्थिक विकास के इंजन भी हैं। एक स्रोत के मुताबिक 2019-20 में इन जगहों से 336 करोड़ रुपए का राजस्व आया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की सॉफ्ट पावर है जो दुनिया को भारत की तरफ खींचती हैं। भारत की जीवंत आत्मा और भविष्य की प्रेरणा है। इस एक लाइन में इन जगहों की पूरी कहानी आ जाती है। ये सिर्फ इतिहास की धूल में दबी चीजें नहीं है, ये हमारे आज का हिस्सा है और हमारे कल को रास्ता दिखाने की ताकत रखती है। सही बात है। तो अगली बार जब किसी के हाथ में 100 रुपए का नोट आए और उस पे गुजरात की रानी की वाव दिखे या किसी फिल्म में हम्पी के खंडर दिखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि भारत की विशाल कहानी का वो कौन सा पन्ना है जो सामने खुला है, और ये भी कि एक नागरिक के तौर पर हम इस जीती जागती विरासत को समझने और संभालने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, ताकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहे।